हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे इस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम 2023 में आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों को, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया है वेबर होगा, दूसरा वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। तो इसमें जो सही विकल्प होगा आपका, ये जो तीसरा वाला विकल्प है वोल्ट मीटर, यही सही होगा। ये कैसे सही होगा ये देखना है। विद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं, जबकि कुल क्षेत्रफल को एस से व्यक्त किया जाता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है, और कुल क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। काटेंगे तो क्या उत्तर आएगा, वोल्ट मीटर, अर्थात जो इसमें विकल्प सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा क्या दिया गया है इसमें। प्रश्न संख्या दूसरा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर की वैल्यू 100 ओम है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया है 200 ओम, और एक्सएल की वैल्यू 200 ओम श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं। तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में एक कालांतर पूछ रहा है। कालांतर फाई की वैल्यू, कालांतर की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब इसके लिए हम परिपथ का फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि एक्सएल की वैल्यू 200 और एक्ससी की वैल्यू, इस संधारित्र के लिए भी 200 वैल्यू दिया है, और इसके कालांतर की वैल्यू यदि पूछ रहा है तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई वही करते हैं, tan फाई = एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। अब एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू 200 है, अब बाई आर की वैल्यू यहाँ पर 200 ओम दे रखा है क्वेश्चन में। जब इसको सॉल्व करेंगे सबको तो tan फाई = 0 आएगा। tan कालांतर की वैल्यू 0 आएगी। अब 0 किसका मान होता है, tan 0 का मान होता है। तो जब तुलना करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, यानी कि जो कालांतर की वैल्यू है यहाँ पर 0 अंश निकल करके चला आएगा। अर्थात इसमें जब आप देखेंगे तो पहला विकल्प 0 है, दूसरा 30 है, सी वाला 45 है, डी का 90 डिग्री है। तो ये जो पहला वाला विकल्प है ए का 0 अंश यही आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे तीसरा वाला देखते हैं क्या दिया। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण के लिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। किस कण के लिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो इक्वेशन होता है लैम्डा बराबर h/p होता है। p क्या होता है, संवेग होता है। उस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से चारों विकल्पों में क्या राइट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का। तो तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला जानते हैं, लैम्डा = h/p। h क्या है, प्लांक नियतांक, जो कि नियतांक है। p संवेग होता है, p = mv होता है। जब वैल्यू में रखेंगे तो आपका लैम्डा = 1/m के हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि लैम्डा का मान आपके m द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। चूँकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का लगभग द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है, और वहीं अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। सब इन सब में यदि हम पाते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे लोएस्ट द्रव्यमान देखिए 9.1 × 10⁻31 सबसे कम होगा इसी का। तो जिसकी वैल्यू यानी कि द्रव्यमान कम होगा उसके लिए लैम्डा का मान सबसे अधिकतम होगा। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है आपका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू सबसे अधिक आपका इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा। आपका ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया गया है। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम जल में जा रही है, उसके लिए वेग जो है ना, वेग प्रभावित होगा, जरूर परिवर्तित होगा, आयाम भी परिवर्तित होगा, तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है, चाहे वो वायु में जाए अथवा जल में जाए। इसके लिए डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रकाश का जो आवृत्ति होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया गया कि पी-एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है। केवल कोटर होगा, केवल इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों होंगे, न तो इलेक्ट्रॉन होगा न ही कोटर होगा। तो पी-एन जो संधि होती है वहाँ पे पी-एन वाले पोर्शन में छोटे छोटे होल होते हैं, इन्हीं कोटर कहते हैं। और जबकि एन वाले पोर्शन में क्या होता है, छोटा छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कोटर में होल में आकर समाते हैं, और कुछ जो कोटर यानी होल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एन की तरफ चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक परत बन जाती है, और इसको हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस अवक्षय परत में ये कोटर भी होते हैं यानी होल भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आइए छठवां देखते हैं। तो क्वेश्चन जो छठवां दिया गया है यहाँ पे, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो कोई जस्ता का यदि सतह होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसका सबसे ज़्यादा होगा, सूक्ष्म तरंगों का होगा, दृश्य प्रकाश का होगा, और रक्त प्रकाश का होगा, पराबैंगनी प्रकाश के लिए होगा। तो इन सब में जिसकी एनर्जी वैल्यू सबसे अधिक होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो जिंक के लिए जो एनर्जी ई का फार्मूला तो ई बराबर एच नी होता है, न्यू बराबर सी बटे लेमडा होता है, सी प्रकाश का वेग होता है जो कि नियत होता है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ के, ईज प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ के, लेमडा की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि लेमडा घटाने पर जो है यानी कि लेमडा की वैल्यू यदि कम होगी तो एनर्जी की वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो देखिए सूक्ष्म जो तरंगे होती है उनके लिए लेमडा की वैल्यू 10⁻² मीटर, और दृश्य प्रकाश के लिए 10⁻6 मीटर, और रक्त प्रकाश के लिए 10⁻5 होता है, और पराबैंगनी के लिए, पराबैंगनी किरणों के लिए इसकी वैल्यू 10⁻8 मीटर होता है। यानी कि पराबैंगनी किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है। तो सबसे लोवेस्ट होगा तो उसके लिए एनर्जी की भी वैल्यू सबसे अधिक होगी, अर्थात वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सबसे अधिक पराबैंगनी के लिए होगा। अर्थात इसमें डी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, निर्वात में किसी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल में इसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसके लिए जो निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू दी चाल के, अर्थात चाल प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा के होता है, तो इसके हिसाब से यदि हम फार्मूला अप्लाई करें तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बटे जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यानी λ1 बटे λ2 एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। और इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक 4/3 दिया है, और जो निर्वात में प्रकाश का चाल है अर्थात उसके कंपेरिजन में तरंगदैर्घ्य, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 हो जाएगा, मान रखेंगे, त्रिया गुणा करेंगे। जब त्रिया गुणा करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू, λ2 की वैल्यू यानी कि जल में जो है तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ पर 4800 एंगस्ट्रॉम निकल आएगा। इसमें सी वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो तरंगे होती हैं उनका संचरण किसी न किसी माध्यम में होता है, लेकिन यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे इस जो है इसके लिए वायु या किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वहीं जल तरंगे में जल की आवश्यकता होती है, रस्सी में उत्पन्न तरंगों के लिए वायु की आवश्यकता होगी। लेकिन जो ऊष्मा तरंगे होती है इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तरह से सूर्य जो होता है उससे उत्पन्न जो वेग प्रकाश की किरणें हमारे आप तक आती हैं तो ऊपर निर्वात ही होता है, और वहाँ से तरंगे भी बगैर किसी माध्यम के आती हैं, अर्थात बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L और 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है। तो जो घन है यहाँ पर दो प्रकार के घन दिए गए हैं और दोनों समान पदार्थ के हैं, अर्थात यहाँ पे दोनों की लंबाई क्रमशः L और
2L दिया गया है और दोनों की प्रतिरोधकता जो है ना सेम होगी, क्योंकि समान पदार्थ यहाँ पर लिख रहा है। तो कौन सा विकल्प राइट होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यदि दोनों घन हैं, जानते हैं घन की सभी विमाएँ कोर बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। पहले वाला घन का मान लिया L, तो L इसकी लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई, और दूसरे वाले का 2L यदि मान लेते हैं तो सभी विमाएँ 2L हो जाएगा। और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है A माना गया, इसके A1 मान लिया, इसके मान लीजिए A2 मान लिया। तो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल A होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि यहाँ पर L इंटू L करेंगे तो L स्क्वायर आएगा, यहाँ 2L इंटू 2L करेंगे तो 4L स्क्वायर आएगा। करेक्ट। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता जो R होती है, R बराबर रो इंटू L बाई ए होती है। रो इक्वल होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, L क्या होता है उसकी लंबाई है, A उसका क्षेत्रफल होता है। चूँकि यहाँ पर प्रतिरोधकता R1 और R2 का अनुपात पूछ रहा है, इसलिए हमें समीकरण 1 भागे समीकरण 2 देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे R1 और R2 हम दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L बाई ए करेंगे, यानी कि L इसके लिए L ही है, अब बाई ए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। वहीं R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर यहीं रो से रो कट जाएगा, यहीं फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2L बटे 4L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जब हम वैल्यू ए का रखेंगे तब। इसके बाद ये क्या होती है, राशियाँ एक दूसरे से पलटेंगी और L से L कटेगा, और लास्ट करते 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 संबंध है R1 संबंध है R2 में जो अनुपात आएगा 2 संबंध है 1 आएगा। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर जो विकल्प राइट हो जाएगा वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया है, देखिए 99 ओम प्रतिरोधकता के धारा मापी में मुख्य धारा I का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम एक परिपथ बनाते हैं और परिपथ के लिए यदि पूरी धारा I मान लेते हैं, और ये इस क्वेश्चन के मुताबिक जो शंट का प्रतिरोध पूछ रहा है वह, और ये जो पहला प्रतिरोध 99 ओम दिया है, दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, टोटल धारा I मान लिया। अब यहाँ से हम ये क्रमशः मानते हैं कि यहाँ पर R1 99 दिया है, R2 पूछ रहा है, तो R1 की तरफ जो जाने वाला धारा होगा I1 मान लेते हैं, और इधर जो जाने वाला धारा है I2 मान लेते हैं, और टोटल जो विभवांतर है V मान लेते हैं। चूँकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो टोटल जो धारा होता है ये I प्लस I2 I1 प्लस I2 हो जाएगा। V बराबर IR में जब मान रखते हैं तो जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि जो वहाँ पर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने पर, तो जो टोटल धारा वहाँ पर हम I माने हैं, I का यानी कि ये 10% इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए I गुणित 10/100 हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो 10 10 में 100, यानी कि I बटे 10 उसकी वैल्यू आएगी I1 के लिए। तो यहाँ पे V बराबर जो I1 इंटू R1 है, इसमें मान रख देते हैं। I1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक I बटे 10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से V बराबर I इंटू R1 बटे 10 हो जाएगा, ये इसके मुताबिक एक समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ये जो पूरा परिपथ है जो तुल्य, चूँकि ये आपका समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो इसके क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इसको हम क्यों ना पलट दें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो ये चीज़ प्राप्त होगा। R/1 बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब चूँकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू निकाला जा रहा है यहाँ पे समीकरण संपूर्ण परिपथ के लिए, तो I तो सेम है यहाँ पे, लेकिन R की वैल्यू अभी अभी जो हमने निकाला R1 R2 बटे R1 प्लस R2, इसी में R के स्थान पर हम रख दिया। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से अब देखते हैं कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है V ये समीकरण नंबर 1 है, V यहाँ से इसका समीकरण नंबर 2 का ये भी दोनों तुल्य है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। तो जो समीकरण नंबर 1 से V बराबर I इंटू R1 बटे 10 प्राप्त हुआ है, इसको इस पक्ष में रखते हैं, और दूसरा जो तुल्य है यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को इधर रख देते हैं। अब दोनों को कंपैरिजन करके I से I काट दें, R1 से R1 काट दें, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10R2 बराबर R1 प्लस R2 इधर उस साइड में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब पक्षांतर करेंगे
तो यहाँ पे देखिए 10 में से R2 में से R2 घटेगा तो 9 R2 बराबर R1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 99 पहले से ऑलरेडी दिया है, तो R2 बराबर 99 9 करेंगे तो 11 ओम इसका आंसर आएगा। अर्थात जो पहला वाला विकल्प है यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो थैंक्स।